अलग अलग रियासतें थी, और ये तो हरिपुरा कांग्रेस के बाद ही ये रियासतों में स्वाधीनता की जो लड़ाई है उसको एजेंडा में ही शामिल कांग्रेस ने जो है वो हरिपुरा कांग्रेस के सेशन के बाद किया था। तो पहले यहाँ की जो लड़ाई थी वो सामंती उत्पीड़न, अत्याचार, आर्थिक शोषण, इसके खिलाफ लड़ाई थी। और ये भी है कि चूंकि अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंट यहाँ रहते थे और अंग्रेजों का बराबर प्रभाव इन सामंतों पर था, तो कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से ये जो संघर्ष था, यहाँ के जो राजनीतिक आंदोलन थे, वो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की मुख्य धारा से इस प्रकार से परोक्ष रूप से एक तरह से जुड़े हुए थे। राजस्थान में तो जो जनजागृति की शुरुआत हुई वो किसान आंदोलनों के साथ हुई, और किसान आंदोलनों के बाद यहाँ धीरे धीरे 1920-22 के आसपास राजनीतिक चेतना आई। लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से तो कह सकते हैं कि अगर उस काल की पत्रकारिता को आप देखें तो आपको सामंतवाद के खिलाफ जो राजनीतिक आंदोलन हुए उनका प्रतिबिंब उसमें देखने को मिलता है। लेकिन साहित्य का परिदृश्य दूसरा है। साहित्य में एक और वो लोग थे जो विशुद्ध राष्ट्रवाद से प्रेरित रचनाएं लिख रहे थे। उदाहरणार्थ गिरजा शर्मा नवरत्न झालावाड़ के, उन्होंने मात्र वंदनाएं लिखी और दूसरी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचनाएं लिखी। सुधींद्र ने विशुद्ध राष्ट्रीयता की रचनाएं लिखी। और दूसरी ओर ये जो सामंती उत्पीड़न हो रहा था, जो चाकरशाही जो अत्याचार कर रही थी, उसका प्रतिबिंब साहित्य में मिलता है। तो ये दो प्रकार का है। एक तो ये कि जो बहुत उग्रवादी जिसमें दृष्टि है, वो जैसे एक कवि ने हमारे ने कहा, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, तू युद्ध वीर बन वेद कहें गुंजार, बिना युद्ध के कहाँ किसी ने अरे विजय श्री पाई है, कहाँ युद्ध के बिना विजय की ध्वजा और फहराई है। तो इस तरह की बात लिखी। लेकिन दूसरी तरफ गांधीवाद से प्रभावित हमारे यहाँ इस तरह का राष्ट्रीयता परक लेखन था, जिसमें कहा गया कि लड़ेगा तोपों से बलिदान, एक और तलवारें होंगी और एक और हों प्राण। तो इस तरह की रचनाएं लिखी गईं। लेकिन उसका जो बल्क है, जो उसका ज्यादातर हिस्सा है इस तरह के साहित्य का, वो राजस्थान में जो सामंती उत्पीड़न था और जनता के जो कष्ट थे उनसे संबंधित है। तो वो मैं कहूँगा कि राजनीतिक आंदोलनों का साहित्य अधिक है। अब जैसे बूंदी में अत्याचार हुए थे तो वहाँ पर कोरस लिखे गए, जाग जाग बूंदी पतहारा प्रजा दुखारी रहे, 8 शेर का गऊं बिके छे 10 शेर की ग्वारी, क्या होए गुजरान बता तो करे प्रजा बिचारी, हाड़ा जाग रहे। तो लेकिन यहाँ पर जो विद्रोह का साहित्य रचा गया, जो लोग स्वाधीनता की खातिर जेल गए, उनकी स्तुति में भी इस तरह की जनवादी रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं कि जेल मत समझो बिरादर, जेल जाने के लिए कृष्ण मंदिर में गए प्रसाद खाने के लिए। तो इस तरह की रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं साहित्य में। लेकिन जैसा कि आपने साहित्यिक पत्रकारिता की बात की, तो साहित्यिक पत्रकारिता में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी पत्रिका थी वो त्याग भूमि थी, जिसका प्रकाशन अजमेर से हुआ। हरिभाऊ उपाध्याय उसके संपादक थे। मैं समझता हूं कि त्याग भूमि सरस्वती की टक्कर की पत्रिका थी और उसमें राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत सृजनात्मक साहित्य की रचनाएं उसमें छपती। उसमें बनारस दास चतुर्वेदी लिखते, दीनबंधु CF एंड्रूज लिखते, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं छपती, महादेवी जी की रचनाएं उसमें छपी। तो उस देश के श्रेष्ठतम लेखक और लेखिकाएं त्याग भूमि के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर रहे थे और राष्ट्रीय चेतना का अलग जगा रहे थे। इसी तरह हमारे यहाँ एक और पत्रिका निकली सौरभ झालावाड़ से। और बड़ी विचित्र बात यह है कि सौरभ राज्याशित पत्रिका थी। वहाँ के जो नरेश थे भवानी सिंह, वो राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे, तो उनके संरक्षण में उस पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसमें वही जो महर्षि दयानंद ने जो नारा दिया था, स्वधर्म स्वदेशी स्वराज, तो वो
उसका पूरी तरह उसके अंदर पालन हो रहा था और उसके अंदर राष्ट्रभाषा के बारे में, स्वदेशी के बारे में पर्याप्त साहित्य उसमें प्रकाशित हुआ। और जब अंग्रेजी शासन की कुदृष्टि उस पर पड़ी तो उसका जो संपादकीय अंत में छपा उसमें भी ये कहा गया कि अब चूंकि जिस लक्ष्य को ये पत्रिका समर्पित थी उस लक्ष्य के प्रति हम आगे अब नहीं बढ़ सकते, इस तरह के अवरोध मार्ग में आ रहे हैं, इसलिए पत्रिका का प्रकाशन बंद किया जा रहा है। तो राजस्थान में मैं समझता हूं कि साहित्यिक पत्रकारिता के जरिए भी ये जन जागरण का काम काफी हुआ, आगे बढ़ा। सावित्री जी, जो स्वाधीनताकालीन जो कालखंड था जिसमें सारा साहित्य रचा जा रहा था, उस समय हम दो धाराएं देखते हैं। एक तरफ जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत, निराला, ये सब लोग कविता और साहित्य का सृजन कर रहे थे, जो मुख्यतः साहित्यिक उनका रूप अधिक था। वो छायावाद की बात थी या उस तरह की सारी चर्चाओं में। लेकिन दूसरी ओर शुद्ध राष्ट्रवादी कवि थे, दिनकर हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, इस प्रकार का लेखन हो रहा था। तो ये जो दो धाराएं हैं, इनको आप किस रूप में देखती हैं? ऐसा है कि जब ये संग्राम चल रहा था तो सभी के मन में अपने अपने तरीके से सभी लगे हुए थे, खामोश तो कोई था नहीं। तो यहाँ पर भी दो धाराएं चल रही थी, उग्रवादी और एक शांत। तो ये जो दिनकर हैं, उग्र हैं, बेकल शर्मा उग्र और ये सब, ये तो बहुत ही एक एक शब्द उनके लिए कहा जाता था दिनकर के लिए कि मैथिली शरण गुप्त थे जैसे, उनमें तो शांत भाव से वो अपनी तमाम बातें कहते जाते थे। लेकिन दिनकर जो है वो तो उग्रता के एक प्रतीक थे। कहते थे दिनकर की कविताएं उस समय के नौजवानों में इस प्रकार से प्रहार करती थी जैसे कोई एक एक शब्द अंगार के समान था उनका। तो इस तरह की रचनाओं का मुख्य ध्येय यही था कि जो मैंने पहले बताया था कि हमारी सोई हुई चेतना, हमारी सोई हुई आत्मा जागे। राजस्थान में बहुत सारा साहित्य पढ़ा है उस समय का, उग्र भी, शांत भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये देखी गई वो ये रही कि हम उदाहरण के रूप में हमारे, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गढ़ किले हैं, यहाँ के बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, महाराणा प्रताप, चित्तौड़ के हम लोग बराबर होते थे, जयमल पत्ता, महारानियों का इलाना देनी आपनी, इस तरह के यहाँ पर बच्चे को पालने में, झुलाने में सिखाए जाते थे। जी, आपने जिस पूरी परंपरा की बात की, और आज जब देश हमारा आजाद हो गया है, मैं सुमन जी से पूछना चाहूंगा, जो अनेक तरह की हमारे सामने समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, आज भी हम किसी न किसी तरह से विभिन्न इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके समाधान खोजने की तलाश कर रहे हैं। तो जो सारा इतना विपुल साहित्य लिखा गया, जैसा आपने भी कहा कि समाज सुधार की भावना से हमने शुरू किया, तो उस सारे संपूर्ण राष्ट्रीय संदर्भ में वो जो साहित्य पहले लिखा गया था, उसकी आज के इस दौर में क्या प्रासंगिकता आप महसूस करती हैं? देखिए, हम जब कभी अपने भविष्य की बात करते हैं तो अतीत को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि बिना अतीत के किसी का भविष्य नहीं बन सकता है। और हमारे यहाँ का साहित्य तो इतना समृद्ध रहा है कि उसको बिना देखे हम भविष्य की बात नहीं कर सकते। आज वर्तमान में भी हम ये देखते हैं कि हमारे देश में समृद्धि है, हमारे देश में साधन है, हमारे देश में कहना चाहिए मैन पावर है, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो हमारे देश में है वो है देश प्रेम की। आज की पीढ़ी में भी देश प्रेम की कमी है कि उनको ये मालूम ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से वो लोग नहीं जुड़े थे जो आज नई पीढ़ी आ रही है। इसलिए उनको बताने के लिए कि संग्राम क्या हुआ था, किस तरह से लोगों ने त्याग की भावना थी, किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया, कैसे कैसे विपदाएं सही थी, उन सबको बताने के लिए हमें अपने पुराने साहित्य को फिर से उनके सामने लाना पड़ेगा कि ये इस तरह का साहित्य रचा गया। और आप देखिए कि वो साहित्य जो है, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो निबंध के रूप में हो, चाहे वो कहानी के रूप में हो, उपन्यास के रूप में हो। आप जानते हैं कि कहानी उपन्यास अधिक प्रभावित करती है, कविता अधिक प्रभावित करती है, कि जल्दी बच्चों को याद भी हो जाती है। तो उन कविताओं के माध्यम से, जैसे कि सुमित्रा कुमारी चौहान की कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो इस तरह की देश प्रेम की भावना जागृत करना आज बहुत जरूरी है। मतलब ये बिना देश प्रेम के हम अपने स्वार्थों के घेरे से नहीं निकल सकते। जब तक कि हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी कि हमें अपने जो कुछ भी करना है वो अपने देश के लिए करना, उसकी प्रगति के लिए करना है, उसके विकास के लिए करना है, तब तक व्यक्तिवाद से निकलकर हम समूह से नहीं जुड़ेंगे। अगर समूह से जुड़ेंगे नहीं, आप उस प्रासंगिकता को किस रूप से रेखांकित करेंगे? देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि चाहे वो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हों, वो माखनलाल जी की रचनाएं हों, और चाहे हमारे गणेश लाल व्यास उस्ताद ने कहा कि मुल्क ने मोटारा माथा देना पड़सी, तो मैं समझता हूं कि उस तरह की जो कविताएं थीं वो आज भी इस मायने में प्रासंगिक, आज जिस तरह से जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है और हम
को देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना की फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो ऐसे में वो साहित्य में इस चर्चा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय साहित्य लिखा गया, उसने उस समय तो इस देश की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज भी वो सारा साहित्य हमारे लिए उसी प्रकार प्रेरणा स्रोत रह सकता है, प्रासंगिक है। आप सभी उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।